हेलो। हाँ, तो गुड आफ्टरनून बच्चे। जैसा कि जो इंतज़ार हम लोगों को था कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज पहला पेपर आपका इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान था। आई होप का आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे। पिछले वीडियोज़ में जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था और आपने देखा था, आप चेक कर लेना कि कितने क्वेश्चन इसमें से मैच कर गए हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनल के साथ जुड़ें। और अभी ज्यादा बहस करने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम दे के अभी आप आए हैं। तो सिर्फ एक सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर को। अब तक जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक हुआ, उस पर बहुत ज्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर कैसे स्ट्रेटजी प्लान करें, कहां आपने गलतियां किया, सिर्फ यह बताने की आवश्यकता यहां पे मैं महसूस कर रहा हूं, और उसी के आगे आप आगे चलेंगे। तो जो अभी पेपर हुआ है, तो उसमें जो 1 to 70 क्वेश्चंस हैं, उस 1 to 70 क्वेश्चन का जो MCQ हम यहां सॉल्व करेंगे, और आप अपने आप को चेक करिए कि हमने कहां सही किया और कहां गलत किया। जो गलत कर दिया, आप उसमें बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप रिकॉल करेंगे बार बार तो अगला पेपर डिस्टर्ब होगा। उस पेपर से गलतियां क्या किए, उससे सुधार क्या हो सकती है, इसी स्ट्रेटजी के साथ अगले पेपर की आप तैयारी करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं ना, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, और भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। वर्तमान आप देखिए, वर्तमान आपका यह है कि आप मेहनत करिए और प्लान के साथ आगे बढ़िए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी प्लान को, स्ट्रेटजी प्लान करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं पेपर को 12 बायोलॉजी की। कि निम्न पहला क्वेश्चन हमारा यह है, ये कई वेरियस पेपर के सेट होते हैं, तो जो हमने यहां पेपर सेट किया गया है वो सेट जे है। तो पेपर सेट जे के प्रश्नों को हम यहां हल करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज करिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। मैं बार बार पिछले वीडियोज में कह चुका हूं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन को आप दोनों देख लीजिएगा। कहीं कहीं हिंदी वर्जन समझ में ही नहीं आता, उसका अंग्रेजी वर्जन से समझ में आता है। तो आप देख लें, इसका इंग्लिश वर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, स्पोरोलिन। आंसर नंबर सी, स्पोरेलिन। दूसरा प्रश्न है, आवृत पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है। इंग्लिश वर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। तो पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव भी होता है, जनरेटिव भी होता है। एंटीपोडल सेल पॉलन ग्रेन में नहीं होता, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाएगी, ओव्यूल के अंदर होता है। तो यहां पर आंसर क्या सही होगा, तो आंसर सही होगा डी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, ये दोनों पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूणपोष नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड। तो वो होगा व्हीट में। व्हीट और ब्लैक पेपर इन दोनों में होता है, लेकिन व्हीट में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में से एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। एक से ज्यादा भ्रूण, इसका मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी की बात की जा रही है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में भी होता है, आम में भी होता है। तो भैया इसमें ऑप्शन देख लो कि जब एक से अधिक हो गए तो संतरा बचा, तो इनमें सभी होते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी की घटना जो होती है, जिनमें भ्रूण एक से अधिक होते हैं, वो आम में भी होता है, सिट्रस में भी होता है और संतरे में भी होता है। तो इसका सही आंसर डी। अगला, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। व्हाट इज कॉटलेडन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली। तो उसको स्कुलेटम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्कुलेटम। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। छठवां है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका बन जाती है।
Which cell of the embryo sac becomes primary endosperm cell after triple fusion? तो भैया यहां पे होगा सेंट्रल। आपको याद हो चित्र, तो यहां पर 2n की कोशिका रहती थी पोलर न्यूक्लियाई, और यहीं से जब फ्यूज होता है तो 2n प्लस n बराबर हो जाता है 3n। तो ये इसका आंसर सेंट्रल सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए हिंदी कितनी टफ है, इंग्लिश देख लें इसका। विच आर द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स? गाइड कौन करेगा पॉलन ग्रेन को? किसमें जाने के लिए? सिनर्जिड में जाने के लिए। भैया यहां पे न होता है, यह है सिनर्जिड। यहां पॉलन ग्रेन निकली तो कौन गाइड किया? तो वो होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कौन सा जीव है? What type of the organism is pathogen responsible for the malaria? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम इसका कारक होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ को बिलोंग करता है, तो इसमें राइट आंसर विल बी प्रोटोजोआ। अगला, which of the following diseases are transmitted by insect vector? निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती हैं? जिसका वाहक का मतलब वो रोग नहीं फैलाएगा, लेकिन रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। वो कौन कौन से होता है? तो भैया टाइफाइड नहीं हो सकता। होता क्या है, मलेरिया भी कारक में आता है, मलेरिया रोग भी कारक के द्वारा, वेक्टर के द्वारा फैलता है, और फाइलेरिया। तो ऑप्शन बी और सी यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? व्हाट काइंड ऑफ द बैरियर इज द इंटरफेरॉन सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल? इंटरफेरॉन वर्ड की बात कही जा रही है कि यह वायरस के द्वारा जो रोग होता है उसको अगली कोशिकाएं रोगी ना बन जाएं, इसके लिए उन्हें रोकता है। तो यह साइटोकाइनिन बैरियर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? साइटोकाइनिन बैरियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं? Which of the following cells are responsible for humoral immune response? तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हमेशा बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? 12 का ए, बी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 13, निरोप ग्राफ्ट और स्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो इसका इंग्लिश देख लें। व्हाट इज टेकन बाय द पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन? तो भैया ग्राफ्ट ऑर्गन, जो ग्राफ्टिंग मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में, कि ऐसे ऑर्गन जो ग्राफ्टेड होते हैं उनके लिए इम्यून सिस्टम को वीक करके रखा जाता नहीं तो एंटी रिएक्शन देना शुरू कर देंगे। तो भैया उसके लिए इम्यूनो सुप्रेस्टांट होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियोज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका होता है हर्बर्ट बोयर। कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन माइंड में हो सकता है कि कोई बच्चा स्टैनले कोहेन को भी लिख दिया हो, तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि इनका भी रिलेशन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। इसका डिस्क्रिप्शन अभी दे, मैं इतना समय नहीं है क्योंकि एग्जाम आपके सिर पर है, एग्जाम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। अगली क्लास है, जब नॉर्मल क्लास चलेगी तो वहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है और दिया जाएगा, पहले भी दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा।
तो यहां पर आंसर हर्बर्ट बोयर होगा। अगर किसी ने स्टैनले कोहेन को दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 15 का आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? भैया ये तो बहुत साधारण प्रश्न है जी। कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज मेड पॉसिबल बाय व्हिच एंजाइम? कि विशेष स्थानों पर कौन सा एंजाइम काटता है? तो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अगला, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? इसका इंग्लिश देख लें जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, यहीं से पकड़ लेना। प्रोसीड टू द प्रोड्यूस एप्रिसिएबल क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस डिस्टिलेशन यूनिट, बायोरिएक्टर, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका राइट आंसर बायोरिएक्टर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी से रिलेटेड पीसीआर भी है, यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप पीसीआर अगर किए होंगे तो आंसर आपका गलत मान लिया जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा इसकी व्याख्या बाद में दी जाएगी। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बायोरिएक्टर। अगला, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? द बेस पिलर ऑफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। जो डीएनए डबल हेलिक्स बना हुआ है उसका बेस पेयर किसके बना हुआ है? तो होता है सुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे? सुगर और फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यकता है? तो भैया ए होता है। डीएनए को एक ही प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है। तो अगर समान है तो समान एक ही जरूरत पड़ेगी उसको काटने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर ए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? दो ही इलेक्ट्रोड होता है, या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा। तो ये हमेशा एनोड की तरफ भागता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के खंड एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? Which of the following is the sequence from where replication starts in cloning vector? तो हमेशा ORI ओरी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का सी। अगला, शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं? Which of following are found in seminiferous tubule की बात किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप देख लीजिए, सर्टोली कोशिका पाई जाती है, इंटरस्टेलियल नहीं पाई जाएगी, स्पर्मेटोगोनिया पाया जाएगा। तो जब सर्टोली भी पाया जाएगा और स्पर्मेटोगोनिया भी पाया जाएगा, यानी ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें लिखा है ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला देखिए, भ्रूण के पाद और अंगुलियों के संभर्गता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? After how many months of pregnancy does the limbs and digits of fetus develop? बच्चा जब बनता है मां के गर्भ में, गर्भाशय में ये सब चीजें कितने मंथ में पूरी होती हैं? तो बाबू वो 2 मंथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? Which of the following placental hormone is produced during the pregnancy? कि बच्चा जब गर्भाशय में आ जाता है तो उसके चारों तरफ ये प्लेसेंटा की लेयर बन जाती है, उससे हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? तो HCG भी है, HPL भी है और रिलैक्सिन भी है। तो इसका मतलब इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? जरा इसकी इंग्लिश वर्जन देख लें।
इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर एंजाइम प्रेजेंट विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन इन ओवम। शुक्राणु, शुक्राणु को अगर चित्र याद हो तो यहां पर एक कैप जैसी, टोपी जैसी संरचना होती थी जिसको कहते थे एक्रोसोम, और इसी में एंजाइम होता है। तो कहां है एक्रोसोम? डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला 26, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित मतलब हेप्लॉइड की बात कर रहा है, यानी एन की बात कर रहा है। तो जब ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ऑल ऑफ दीज, ये हेप्लॉइड, ऊगोनिया, ये ऊजेनेसिस की बात कर रहा है। तो यहां पर हेप्लॉइड जो बात की जाएगी वो सेकेंडरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राइमरी डिप्लॉइड ही रहता है, जब उसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाती है तब वो सेकेंडरी बनता है, तो वो एन हो जाता है, यानी हेप्लॉइड हो जाता है। अगला, भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटिनम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो भैया मुख्य भूमिका उसकी होती गर्भाशय में जो इंडोमेट्रियम होता है उसका रख रखाव करता है। तो खोज लीजिए ऑप्शन में कहां है। गर्भाशय के इंडोमेट्रियम का रखरखाव बिल्कुल सही आंसर है, तो 27 का ए आंसर सही होगा। गर्भाशय पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इनमें से कोई नहीं आंसर सही नहीं होगा। अगला, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? फिर से सुन ले, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसका परिवर्धन गर्भाशय स्थानांतरण में क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर टू द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट। ब्लास्टोमियर जाइगोट बना निषेचन के बाद, मारुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला की सेल्स ब्लास्टोमियर कहलाई। अगर इस ब्लास्टोमियर को हम डायरेक्ट इंप्लांट कर रहे हैं आईवीएफ के थ्रू, तो वो घटना क्या कहलाएगी? तो वो घटना भाई साहब कहलाएगी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 29। ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डाला है, आप चेक कर लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप होगा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन वहां दिया गया है, तो अखियां बंद करके कर देना कि इसमें डी होगा। ए, अरे पढ़ लो, ए बी जौने में दोनों दिख जाए वही आंसर वह सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, यदि पौधे का जीनोटाइप ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी है, तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो कितना वर्ड दिया है? 2 2 4 2 6, तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, तो 6 में 2 प्लस कर देंगे तो बनेगा कितना? 8। तो इसमें कितने युग्मक बनेंगे? तो 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमी विकार नहीं है? विकार मतलब रोग जो क्रोमोसोम के थ्रू नहीं होता। Which of the following is not chromosomal disorder? तो भैया जितने सिंड्रोम होते हैं वो सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं, लेकिन हीमोफीलिया जो है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ये क्रोमोसोम से इसका रिलेटिव पैटर्न ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है, माता पिता से बच्चों को मिलता है। तो इसमें आंसर जो सही है वो डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? Which of the following lies based on मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें एक एक ही लक्षण लिए जाएं वो मोनोहाइब्रिड। तो मेंडल के 3 नियम में से पहला और दूसरा जो था वो मोनो पर था और तीसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही आप यूं चुटकियों में हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट तीसरा नियम,
अभी मैंने बताया कि पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए और बी जिसमें सही हो यानी डी वाला सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि प्रभाविता और पृथक्करण ये दोनों नियम किसके हैं, मोनोहाइब्रिड बेस पर आधारित हैं। इसमें बेटा एक क्वेश्चन 32 में आगे बढ़ गया था, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट? तो ये मधुमक्खियों में होता है, इंसेक्ट में होता है। तो देखें मधुमक्खी कहां है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 32 का कौन सा आंसर सही होगा? बी। 32 का कौन सा आंसर सही? आंसर नंबर बी। अगला देखें, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अगला, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? तो पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 35 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में किस विषाणु में बिलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? बिलोम का इंग्लिश होता है रिवर्स। विच ऑफ द वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम? तो ये बार बार आपको वायरस में बताया गया, तो इसका बहुत साधारण आंसर HIV होता है। HIV इसीलिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसके वजह से ये खुद का RNA से DNA बना लेता है और रोक करता है। इसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया जाएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, HIV। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? यह भी क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोकेन। कोकेन इज द राइट आंसर। दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? भैया एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन हमारे वीडियो से निकाल के प्रिंट कर दिया है। तो विटामिन B2 है, विटामिन B12 है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कहा? कि क्या बात है यार, सीरीज लग गई है क्वेश्चंस की भैया। जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। स्टैनिन निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? तो स्टैनिन करता है। इसका प्रॉपर वीडियो में मैंने डिटेल बताया है, क्यों करता है, कैसे करता है, सारा जानकारी वहां पे है। तो जैसे वहां से मेरे की प्रश्न को लिया और यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो चैनल चल रहा है, बायोलॉजी आपकी पार हो चुकी है। इसके बाद जो आंसर सब्जेक्ट आने वाले हैं, उस चैनल को आप देखें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आपको मटेरियल मिलेगा। और वो मटेरियल जैसा बार बार कहा जा रहा है कि बोर्ड में यहां से 95+% लाने की गारंटी जो ये चैनल देता है, उसकी पुष्टि यहां पर हो रही है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि 95+% ये चैनल आपको देगा। उसका जीवंत उदाहरण, लिविंग एग्जांपल आपका बोर्ड पेपर का बायोलॉजी पेपर देख लीजिए। ऐसा कई क्वेश्चन तो सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया है, घुमा के तो छोड़ो, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ए, स्टैनिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो युग्म गलत है तो साइक्लोस्पोरिन एक कवक की उत्पादित स्टैनिन यीस्ट स्टेटो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल कवक से उत्पादित होता है, यह गलत है। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? जो पर्यावरणीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कौन कर सकता है? तो नास्टाक भी करता है, नाबीना भी करता है, सिल्टोलिया भी करता है। तो इनमें सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? विथ द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर, विथ द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल? तो बैसिलस थ्यूएनजेंसिस, ऑप्शन नंबर सी। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? वनमानुष तो वो थे डायोथेकस। डायोथेकस सबसे ज्यादा वनमानुष की तरह दिखाई देते थे। तो आंसर 43 का आंसर नंबर ए सही है। अगला, निम्नलिखित में की एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु में प्रवेश करता है? Which of the following enzyme causes lactose to enter the bacterial cell? जीन प्रकटन का नियमन है तो इसमें परमिएज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार की योग पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के बराबर होता है? प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन, ये चारगैफ ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 45 का कहां आंसर गया? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 46, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है, न्यूक्लियोसोम ऑफ डी क्रोमोसोम्स, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है और 200 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो देख लीजिए 200 नाइट्रोजनी क्षार और हिस्टोन प्रोटीन किसमें है? तो ए में नहीं, बी में नहीं, सी में देखो, ए और बी दोनों दिया है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इज द करेक्ट आंसर। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, कि हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि विषाण से प्रोटीन ना निकाले बाबू, विषाण से डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश कराया था। तो बिल्कुल सही है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना कितनी कठिन हिंदी है यार, जरा इसकी इंग्लिश देख लो। ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है बाबू। स्प्लाइसिंग के विषय मैंने बहुत जबरदस्त इंट्रॉन एक्सॉन ऐसे कुछ करके बताया था, वीडियो देखिएगा पुराना। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड इज द स्प्लाइसिंग, यानी समबंधन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के विषय में गलत है? गलत पूछ रहा है। तो सही तो क्या है? कोडान ट्रिपलेट सही है। तो इसमें गलत क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रकार के प्रकूट अमीनो अम्ल को कोड करता है? नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ नॉनसेंस अमीनो एसिड भी होते हैं जो किसी को कोड नहीं करते। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपघटन के लिए कच्चे माल को क्या, अरे यार क्या बताएं, सारे क्वेश्चन फंसे पड़े भाई साहब। ये अपरद करके आया है, अपरद कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बताऊं, अगर जिसने भी वीडियो पढ़ा होगा 70 में उसको 35 से करना है। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की गारंटी फिजिक्स वेत्ता ने दिया है। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए और जीवन में सफल बनिए। सफलता का मूल मंत्र फिजिक्स वेत्ता। अगला, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो भैया वो प्राइमरी, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर है तो प्राइमरी कार्निवोर्स होगा, प्राथमिक मांस भक्षी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। 52, मृत कार्बनिक सामग्री अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं? अभी अपरद आया, अब अपरद दाह, अपरदाहारी यानी डेटिओर्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 52 का आंसर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन आफ्रिस का परागरणी अभिकर्मक है? यह भी क्वेश्चन रिलेटेड हुआ था। Which of the following is the pollination agent of ऑफ्रिस? बताएं जरा, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, और स्पीसीज ऑफ बी, मधुमक्खी की प्रजाति। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? Which of the following process decreases population density?
तो इसमें मृत्यु और उत्प्रवासन बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया जाता है? तो अरे यार सीधी सी बात है, सलभ होता है मौत। निम्नलिखित में किसके, तो 55 का आंसर सही हो जाएगा ए। एक बार फिर से सुन लें, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा सलभ। क्वेश्चन नंबर 56, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन हमेशा म्यूटिलिज्म का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सहोपकारिता का उदाहरण है। अगला, डीएनए कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं गुजर सकता, क्योंकि डीएनए डॉट डॉट अणु है, तो और ये डीएनए हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाता। अगला, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया गया है? थर्मोस्टेट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच बैक्टीरिया? तो थर्मस एक्वाटिकस से होता है। किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, 58 का ऑप्शन नंबर ए, थर्मस एक्वाटिकस। बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? तो बीटी जीव प्रोटीन की निष्क्रिय, ये इसमें इंग्लिश में देखें, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्टेंट इन, तो ये इसका आंसर यही ए सही हो जाएगा। तो 59 का आंसर नंबर ए करेक्ट है। 60 का देखें, सूत्र क्रीम मेल्वाडेगाइन इनकोग्नीशियम से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया? जरा इंग्लिश देखिए। Which technique was used to prevent infection of tobacco plant from Myliodazine incognitia tapeworm? तो इसका आरएनए इंटरफेरॉन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 61, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो वो एंजाइम था ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन डियामिनेज। एडिनोसिन डियामिनेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 61 का, क्वेश्चन 61 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। अगला है, इन 1997 an American company got the patent rights of the new variety of basmati development by hybridizing Indian basmati rice with the which variety of rice? तो भैया जो अमेरिकन कंपनी थी वो थी राइस टेक। कौन सी कंपनी थी? राइस टेक। राइस टेक नाम की कंपनी ने जो शोध किया था तो वो था सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी में देख लें, इसका मतलब हिंदी थोड़ा सा नीचे है, तो ऑप्शन नंबर सी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर सही होगा वो होगा सी। अगला, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ? काउ जो रोजी नाम की फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती थी प्रचुर मात्रा में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी सही है। अगला हिंदी देख लें इसका। संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं? हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी नहीं मेगा डाइवर्सिटी, तो वो है 17। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस क्षेत्र में बार बार हिम नदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला?
Which region got comparatively shorter span of time for the species evolution and diversification due to frequent glaciation? तो उसका होगा शीतोष्ण क्षेत्र। 65 का ए, 65 का ए, 65 का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 66, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? विच इज कॉल्ड ऑफ द लंग्स ऑफ हार्ट। तो इसमें ध्यान दें, वन और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये दोनों सही दिखते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रॉपर आंसर होगा, हम जाएंगे आंसर नंबर ए की तरफ। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कोई कोई चैनल आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। सही तो हो सकता है अगर यहां पर वन न दिया होता तो, लेकिन यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर माना है तो वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 66 के साथ ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गई? Which of the following species became extinct due to over exploitation? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पैसेंजर पिजन, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गए हैं। तो 67 का आंसर ए सही होगा। अगला, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत तार्किक लाभ का मिलना जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए तर्क है। ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण रूप से उपयोगी होता है, व्यापक रूप से नहीं होता। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पारतंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? Which of the following is not primary consumer of an ecosystem? तो भैया जू प्लैंकटन भी प्राइमरी कंज्यूमर, काऊ, ग्रासोपर, तो भेड़िया जो है वो नहीं है। तो 69 का आंसर डी भेड़िया बिल्कुल सही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितने प्रतिशत पादप अग्रहण करता है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट? तो सिर्फ होता है 2 से 10%। तो आंसर 70 का 20 सही हो जाएगा। तो यहां पर हमारे 70 प्रश्न का हल मैंने आपको क्विक बता दिया। यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन एक बात की तो 100% गारंटी हो गई कि फिजिक्स वेत्ता ही चैनल ऐसा है जो कहता है सो करता भी है। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 95% प्लस की गारंटी देता हूं अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया और आपने हमारे बताए गए गाइडेंस को फॉलो किया। आप क्वेश्चन में देख लीजिए और मिला लीजिएगा कि कितने परसेंट क्वेश्चन एग्जैक्टली फंसे पड़े हैं। तो 95 तो मैं कम कहा था साहब, यहां पे 100% क्वेश्चन फिजिक्स वेत्ता ने प्रूव कर दिया कि हम बोर्ड में देने जा रहे हैं और देता है। तो इसलिए आगामी जो परीक्षाएं हैं, साइंस की, आर्ट की, जो भी हो, तो फिजिक्स वेत्ता के जितने वीडियोस हैं कंसर्न सब्जेक्टिव मटेरियल के थ्रू आप जाएं और वीडियो को देखें। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। फिर से कह दे रहा हूं कि अब समय बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एक मूल मंत्र भी बता दे रहा हूं कि अब आप जितना पढ़े हैं उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़े हैं बार बार रिवीजन पे जाइए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई आपको देगा तो वो फिजिक्स वेत्ता देगा। और यहां काम करने वाले समस्त टीचर्स, स्टाफ, कोऑपरेटिव स्टाफ सब आपकी हेल्प में यहां खड़े पड़े हैं आपकी मदद के लिए। सिर्फ आप पढ़िए, पढ़िए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव वे से आप चैनल को देखिए और आगे बढ़िए। सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, समय ज्यादा बचा नहीं है। आप पढ़िए, अगले पेपर की तैयारी करिए।
फिर से लास्ट में कह दे रहा हूं कि जो बीत गया उसे ज्यादा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में अगला पेपर आपका चौपट हो सकता है। इसलिए जो हो गया सो हो गया, आगे ना होने पावे इसके लिए आप तटस्थ रहें, क्योंकि जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। अपने वर्तमान में आप जिए, यही वर्तमान कल आपके भविष्य को तय करेगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ आप सबको फिर से एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे फिजिक्स वेत्ता चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। आप पास तो हो ही जाएंगे, आप मेरिट में आए, बिहार में नाम करें और हमारे चैनल का भी नाम होगा। बस यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।